हाय एवरीवन। मैं पिछले वीडियो में क्लास 10 का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में गोली दर्पण तक ही बताया था। उसके बाद उसके आगे मैं आज बता रहा हूं गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके किसी एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट या कलई किया गया रहता है। गोली दर्पण अगर मान लेते हैं ये कांच का कोई खोखला गोला जिसको यहां से पार्टिसिपेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया, अलग करने पर हमको एक पार्ट इस रूप में मिलता है। अब इसमें दो पृष्ठ होते हैं। एक पृष्ठ ये जो देख रहे हैं अंदर जो दबा हुआ भाग है ये हो गया, दूसरा पृष्ठ ये। अब इसको दर्पण बनाने के लिए इसके किसी भी एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट या कलई करना पड़ता है, या लाल ऑक्साइड का पेंट या कलई किया गया रहता है गोली दर्पण को। और इसके जो पेंट करने का जो तरीका है या तो उभरे हुए पृष्ठ पे या दबे हुए पृष्ठ पे, उसी के आधार पे जो गोली दर्पण है ये दो प्रकार के होते हैं और उसी के आधार पे इसका नाम भी रखा गया है। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला है उत्तल दर्पण और दूसरा है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण वह गोली दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है। इसके दबे हुए पृष्ठ में पेंट लगा हुआ होता है। यह हो गया उत्तल दर्पण। ये जो देख रहे हैं यह लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है या कलई किया गया जाता है। ये जो देख रहे हैं ये जो हो गया पेंट वाला पोर्शन हो गया इसका दबा हुआ भाग, और ये जो बाहर उभरा हुआ वाला पृष्ठ देख रहे हैं इस साइड को बिल्कुल क्लीन होता है, साफ होता है, और इस पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। उत्तल दर्पण के विषय में एक बार और सुन लीजिए। उत्तल दर्पण वह गोली दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है और इसके दबे हुए तल में लाल ऑक्साइड का पेंट या कलई किया गया है। उसके बाद है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण वह गोली दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है। अगर हम ये किसी कांच का खोखले कांच का कटा हुआ भाग है जिसके उभरे हुए पोर्शन पे पेंट हो गया, लाल ऑक्साइड का पेंट या कलई हो गया, तो अब इसमें जो परावर्तन प्रकाश की किरण को परावर्तन करने वाला जो पृष्ठ है ये दबा हुआ ही पृष्ठ है और इसका नाम है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का डेफिनेशन एक बार और सुन लीजिए। अवतल दर्पण वह गोली दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से के द्वारा होता है। इसके बाद इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उसको जान लीजिए। गोलीय दर्पण से संबंधित आता है वक्रता की वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी,
मुख्य अक्ष द्वारा। इन सभी परिभाषाओं के विषय में आपको पढ़ना है। देखिए मैंने आप लोगों को यही बताया कि जो भी गोली दर्पण होते हैं वह किसी न किसी कांच, खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है। कोई भी गोली दर्पण वो तो पेंट करने के बाद ही क्लियर होता है कि वह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। अगर ये कांच का खोखली गोला है, आपने यहां से इसको काट दिया, और कोई भी कांच का गोला होता है या कोई भी गोला हो तो उसका एक सेंटर होता है, केंद्र होता है। हमने मान लिया यहां पर उसका केंद्र है, सेंटर सी से डिनोट कर। यहां से हमने काट कर इसको अलग कर लिया। अलग करने के बाद हम इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर इसके उभरे हुए पृष्ठ पे पेंट हो जाए और इसके मध्य बिंदु को इससे मिलाती हुई एक रेखा बनती है, इसका ये मध्य बिंदु है, यह कर लेते हैं, नाम दे देते हैं L1 और L2। सबसे पहला जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रकाश वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोली दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको हम स्मॉल सी से या सी से प्रदर्शित करते हैं। पूरा सुन लीजिए। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण, चाहे जो भी अवतल हो या उत्तल हो, गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको हम सी से व्यक्त करते हैं। उसके बाद है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या से पहले मैं आपको ध्रुव के विषय में बता देता हूं क्योंकि ध्रुव शब्द आएगा इसमें। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के दोनों सिराओं से जो मध्य बिंदु होता है उसी मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। उसके बाद वक्रता त्रिज्या का डिफिनेशन देखेंगे। वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाकर खींचे जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष का डिफिनेशन मैंने बोल दिया। वक्रता त्रिज्या मैंने यहाँ पे एक डिफिनेशन गलत बोल दिया है। वक्रता त्रिज्या की जगह पर हमने मुख्य अक्ष का डिफिनेशन बोल दिया था। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? देखिए, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को यहां से C से लेकर M तक के मध्य में जो दूरी होती है उसी दूरी को हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए। किसी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको R से व्यक्त किया जाता है। कहीं पर आपको कैपिटल R मिलेगा, कहीं पर स्मॉल r मिलेगा। इससे आप थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, लेकिन ये दिमाग में रखिएगा कि इसको हम R से व्यक्त करते हैं। इसके बाद है फोकस। फोकस किसी भी दर्पण का फोकस उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या जितना ही होती है उसकी आधी होती है, और फोकस को F से हम डिनोट करते हैं और ये बराबर होता है R/2। उसके बाद है फोकस दूरी। जो वक्रता त्रिज्या होता वक्रता त्रिज्या का आधा उसकी फोकस दूरी होती है। वक्रता केंद्र
तथा दर्पण के ध्रुव के मध्य बिंदु को हम दर्पण का फोकस करते हैं। पुनः सुन लीजिए, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के मध्य बिंदु को दर्पण का हम फोकस करते हैं और इस फोकस बिंदु से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी का पुनः आप डिफिनेशन सुन लीजिए, दर्पण के फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं और फोकस दूरी को हम f से प्रदर्शित करते हैं और f बराबर होता है r/2 के। अर्थात किसी भी दर्पण की जितनी वक्रता त्रिज्या होती है उस वक्रता त्रिज्या की आधा उसकी फोकस दूरी होती है। उसके बाद तो मैं बता ही चुका हूं, किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को हम उस दर्पण का ध्रुव कहते हैं। उसके बाद है मुख्य अक्ष, किसी दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। ये हो गया मुख्य अक्ष। उसके बाद है द्वार। दर्पण के किसी भी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को, जैसे इसमें परावर्तक पृष्ठ यहां से लेकर यहां तक, परावर्तक पृष्ठ को ही उस दर्पण का द्वार, यहां पर हमने इसके द्वारा को अर्थात एक सिरे को और दूसरे सिरे को, इन दोनों का नाम दे दिया है L1 और L2। ये होता है द्वारा। इसके बाद किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए या प्रतिबिंब देखने के लिए उसका किरण आरेख कैसे खींचा जाता है उसके विषय में अब आपको समझना है। किरण आरेख, आपको जो भी किरण आरेख पढ़ना है यह मात्र दो ही दर्पण में ही पढ़ना है अभी, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यहां पर हम एक दर्पण बना देते हैं। इस दर्पण का नाम तो आप देखकर बता ही सकते हैं, उत्तल दर्पण और ये हो गया अवतल दर्पण। हम सबसे पहले किरण आरेख खींचने के लिए सबसे पहले दर्पण को बना लेते हैं। दर्पण को बनाने के बाद मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। ये हो गया मुख्य अक्ष। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर आती है तो कैसे परावर्तित होती है, सबसे पहले आपको ये जानना है। जब कोई और इसका देखिए यहां पर हम मान लेते हैं इसका C हो गया, C मतलब वक्रता केंद्र हो गया, अभी जस्ट मैंने बताया हूं, और इसका यह फोकस बिंदु हो गया, यह हो गया। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर आती है, ये मुख्य अक्ष हो गया आपका, ये इसका ध्रुव हो गया, इसे हम डिनोट कर देते हैं, ये इसका द्वारक हो गया L1 और L2। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर चली जाती है। इस बात को हमेशा आप याद रखेंगे, अभी आगे आप पढ़ेंगे। वस्तु की
प्रत्येक स्थितियों पर प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, कैसे बनता है, उसमें इसका यूज होगा। ये तो अवतल दर्पण में हो गया। उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में हम मान लेते हैं इसका यह वक्रता केंद्र हो गया, यह इसका फोकस हो गया, फोकस केंद्र हो गया। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर आती है और जब इसके पृष्ठ पे पड़ती है, तो मैंने यही बताया है कि वह प्रकाश की किरण फोकस से होकर चली जाती है, लेकिन यहां पर यह किरण तो यहीं से परावर्तित हो जाएगी, क्योंकि इसके आगे तो बढ़ने का कोई चांस नहीं है। यहां से ये परावर्तित हो जाती है और देखने पर ऐसा लगता है कि यह जो प्रकाश की किरण है इधर इस दिशा में जा रही है, वह इधर कहीं से आ रही है। ये तो हो गया जब कोई भी प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो परावर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होती है कि वह दर्पण के फोकस बिंदु से आ रही है। और अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। दूसरा पोजीशन, ये तो पहला पोजीशन है। दूसरा पोजीशन, जब कोई प्रकाश की किरण, ये हो गया अवतल दर्पण, इसका फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ये इसका ध्रुव हो गया, द्वारक हो गया L1 L2, ये हो गया मुख्य अक्ष। दूसरा पोजीशन ठीक इसका विलोमी कहा जाए कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है या फोकस से होकर दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पे पहुंचती है, तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। एक बार और सुन लीजिए, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर यही हम उत्तल दर्पण में देखें, ये इसका फोकस हो गया और ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। इसको मिटा दे रहा हूं। जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे आती है, देखने पे ऐसा लगेगा कि ये सीधे मतलब फोकस पे ही आ रही है, फोकस पे, ये आगे तो नहीं बढ़ती है, इसलिए मैं यहाँ पे डॉट लाइन कर दिया। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, यह इसका द्वारक हो गया L1 L2 मुख्य अक्ष, और यह उत्तल दर्पण। इसमें होता क्या है, जब प्रकाश की किरण यहां तक आएगी, एक्चुअली ये फोकस पे तो नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि इसके दूसरे पृष्ठ पे लाल ऑक्साइड का पेंट या कलई किया गया रहता है, जिसकी वजह से वह यहीं से परावर्तित हो जाती है, और परावर्तित होती है तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उसके बाद जो थर्ड पोजीशन है, जब कोई प्रकाश की किरण यह अवतल दर्पण हो गया, L1 L2 द्वारक हो गया, यह मुख्य अक्ष हो गया, यह इसका ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, तीसरा पोजीशन यह है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो क्या होता है यही है कि जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस हो जाती है, यही का
आपका उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण में ये द्वारक हो गया L1 L2, और इसके बाद ये इसका पोल हो गया, F हो गया और C हो गया। जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण में दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती या जाती हुई प्रतीत होती है, तो ये जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस हो। इस वीडियो के लिए बस इतना।